Hello student, today we will discuss about a very important topic and that is algal bloom. I am Dr. Priyanka and our topic of discussion is algal bloom. So what is algal bloom? An algal bloom is a rapid increase in a population of a algae in an aquatic system. जब कोई aquatic system में algae की production बढ़ जाती है, algae spread हो जाते हैं पूरे surface area पे, तो हम कहते हैं ये एक तरह का algal bloom है। तो चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन वाटर हो, इतने बड़े बड़े सी को ऑक्यूपाई कर रखा है एल्गी ने, तो हम इसको कहते हैं एल्गल ब्लूम है। क्यों एल्गल ब्लूम है? क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है उस वाटर के अंदर, और जितने भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ना तो सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिल पाती है और ना ही लाइट की पेनिट्रेशन पावर, जो सनलाइट उनको चाहिए उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी रह पाती है। इसलिए क्या होता है, इनकी रैपिड ग्रोथ से, इनकी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से जो वाटर एनिमल या जो स्मॉल प्लांट्स या जो स्मॉल क्रिएचर वहां पे है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि इंक्रीज जो हुआ है एल्गी का, ये एक तरह की ब्लूम है और ये है एल्गी की वजह से है, तो ये एल्गल ब्लूम है। देयर ग्रोथ कोज फॉर द अदर प्लांट टू डाई, जो छोटे प्लांट हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फैमिलीज जो एल्गी स्प्रेड करते हैं। जैसे कॉमनली अगर देखें पॉन्ड वाटर के अंदर हम देखें तो वोल्वक्स पाया जाता है, उडोगोनियम पाया जाता है, यूग्लिना पाया जाता है। ये सारे एल्गी जो हैं अलग अलग फैमिली के जो हैं, जैसे क्लोरोफाइसी है, कायरोफाइसी है, डायनोफ्लेजिलेट है, साइनोफाइसी, ये सब एल्गी मिलके क्या करते हैं, अपनी प्रोजनी वहां पे स्प्रेड कर देते हैं, पूरे वाटर एरिया को कवर कर लेते हैं और ये एक तरह की ब्लूम है एल्गी की वजह से। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि पॉन्ड वाटर और लेक में कौन से एल्गी मिलते हैं जिनकी वजह से ब्लूम होता है, या सोल्टी लेक में। अब एल्गी की सर्वाइवल पावर इतनी है कि वो सोल्टी लेक से भी अपने न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। जो रेड सी का रेड सी नाम दिया गया है वो किसकी वजह से? रेड एल्गी की वजह से। रेड एल्गी ने उस पूरे सी को ऑक्यूपाई किया है। तो अगर एल्गी वहां पे इतना ज्यादा है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वैसे ही होनी है, क्योंकि पूरा एरिया कवर कर रखा है। बाकी न्यूट्रिएंट जो है वो भी कम होने हैं क्योंकि एल्गी उनको कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूअसली। प्लस क्या करते हैं, चादर बना लेता है पूरे पानी के ऊपर, जिससे कि क्या है, जो स्मॉल प्लांट हैं जिनको सफिशिएंट सनलाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती क्योंकि एल्गी ने उनको कवर कर रखा है। तो लाइट की पेनिट्रेशन पावर भी वहां खत्म हो जाती है। जो टोटली सबमर्ज्ड प्लांट हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर जो वाटर डेवलपर प्लांट हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एल्गी एक तरह से क्या करता है, पूरे न्यूट्रिएंट के ऊपर और पूरे वाटर एरिया के अंदर डोमिनेंट हो जाता है, दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, दूसरे जो स्मॉल प्लांट हैं वो नहीं ग्रो कर पाते। स्लाइड में दिखाया गया है, एक सिटी का एरिया दिखाया गया है और उसके आगे कोई सी है जिसमें खूब सारा पानी है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एल्गी रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन एल्गी भी है, येलोइश ब्राउन और रेड एल्गी। तो दोनों एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। एल्गी को फर्क नहीं पड़ता कि वो मेराइन एनवायरमेंट में है या वाटर में। देखो, जब हमने इसकी जो हमने हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी करी थी तो अलग अलग टाइप के एल्गी पड़े थे। कुछ फ्रेश वाटर के एल्गी थे जो कि मीठे पानी में पाए जाते थे, एक मेराइन वाटर के थे जो कि सिर्फ खारे ही पानी में पाए जाते थे, कुछ एल्गी हमने देखा ब्रैकिश वाटर के थे जो उथले पानी में मिलते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर फ्रेश वाटर है तो जो फ्रेश वाटर वाले एल्गी है वो स्प्रेड होना शुरू कर देंगे। अगर मराइन है तो मराइन एल्गी, मराइन वाटर के अंदर जो एल्गी रहता है वो स्प्रेड होना शुरू कर देगा। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो है उसका क्या लॉस हो जाएगा वहां पे एल्गी की वजह से। तो ये जो एल्गल ब्लूम है, ये देखिए जैसे स्लाइड में दिखाया गया है, आधे वाटर एरिया को तो इसने कवर कर रखा है और धीरे धीरे क्या करेगी, पूरे को कवर कर लेगी, पूरी एक चद्दर बना देगी। तो ये है एल्गल ब्लूम। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एल्गी तो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ऑटोट्रोप्स हैं, ग्रीन है, क्लोरोफिल पिगमेंट उनके पास है, तो वो अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं। तो वो क्यों न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्यों उनको न्यूट्रिएंट चाहिए जबकि खाना तो खुद ही बना रहे हैं? लेकिन हार्मफुल कोज कैसे क्रिएट होंगे यहाँ पे,
जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, डेथ रेट है वो काफी इंक्रीज हो चुका, तो धीरे धीरे क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ जाएगी वाटर के अंदर, जहर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एल्गी खुद डाई हो रहा है कि एल्गी की कोई प्रोजनी या कोई कॉलोनी वहां पे डिस्ट्रॉय होगी, और वो अगर हो रही है डीकम्पोज, तो उससे भी क्या है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। तो ये भी मेन रीजन है एक तरह की पोल्यूशन का, जो कि हार्मफुल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए और एक्वेटिक प्लांट के लिए भी। फिशेज है, अगर फिशेज की डेथ होती है तो वो भी हार्मफुल कॉज करेंगे, क्योंकि सड़ेंगी वो पानी में रह के। तो एक तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो तो खत्म हो रहे हैं, प्लस क्या है, टॉक्सिसिटी भी वाटर के अंदर बढ़ती आ रही है। तो जो स्मॉल क्रिएचर है वो तो डेफिनेटली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक तरह का पोल्यूशन हो गया है ये एल्गी की वजह से, एल्गी की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। तो इंडिया के अंदर एक डेटा उठाया रिसर्चर्स ने, देखा कि कितनी टॉक्सिसिटी एल्गल ब्लूम से इंक्रीज हो रही है। तो इन्होंने पता करा कि 15% जो है 12 ईयर में इंडियन सीज के अंदर बढ़ जाती है टॉक्सिसिटी। अब हमें बहुत छोटी सी बात लग रही है कि ओनली 50%, तो 12 ईयर्स, तो सी का एरिया इतना वाइड है, अगर उसमें 15% लेके चले तो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। इतना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वाटर के अंदर और सी के अंदर हर 12 साल में। और 80% हार्मफुल ब्लूम रिकॉर्डेड करी गई थी 1998 से 2010 तक इंडियन वाटर के अंदर। तो ये भी एक तरह की टॉक्सिसिटी, एक तरह का पोल्यूशन क्रिएट करा जा रहा है एल्गी के थ्रू। एल्गी को हम एक स्मॉल क्रिएचर मानते हैं, हम सोचते हैं छोटे से पॉन्ड में रहता है या फिर सीलन वाली दीवारों पे रहता है, या फिर अब अगर एक ब्लूम देखी जाए एल्गी की, तो ये जो रिसर्चर है इन्होंने डेटा कलेक्ट करा है कि 80% हार्मफुल ब्लूम्स रिकॉर्ड करी गई। इतना मतलब रैपिडली स्प्रेड होता है वाटर के अंदर। तो इंडिया का ये डेटा कलेक्ट करा गया है, एक रिकॉर्ड करा गया है रिसर्चर्स के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि कितने एरिया के अंदर पोल्यूशन हुआ है। अब वर्ल्ड वाइड इफेक्ट देख लेते हैं एचएबीएस के। एचएबीएस मीन्स हार्मफुल एल्गल ब्लूम, इसके देख लेते हैं। तो लाइट पेनिट्रेशन पावर की बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो लाइट किस लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जब फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा प्लांट का, तो ये एक तरह का नुकसान है प्लांट को। इसके बाद दूसरा अगर कोर्स देखें तो सी ग्रास या कोरल रीफ जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि कनेक्ट करके देखें, हम फूड वेब से कनेक्ट करें, फूड चेन से कनेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो रहा है। एल्गी एल्गी से अकेले से काम नहीं चलना। एक शार्क है, वो बड़ी फिश को खा रही है, बड़ी फिश छोटी को खा रही है, छोटी जू प्लांक्टन्स को खा रही है, जू प्लांक्टन्स फाइटो प्लांक्टन्स को खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के अंदर वो जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। जैसे इसमें बताया, सेलफिश में एक्मुलेट द एल्गल टॉक्सिन बाय द फीडिंग ऑन द टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मीन जो स्मॉल क्रिएचर, जो स्मॉल स्मॉल प्लांट वो खाती है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी से क्या होता है, सेलफिश में एंटर कर गया। सेलफिश को जो लार्ज फिश खाएगी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, लार्ज फिश से शार्क में एंटर कर जाएगा, शार्क से वेल में एंटर कर जाएगा। तो ये एक तरह का डिजास्टर है। अब इस फिश को जो भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं उनको भी ये अफेक्ट करेगा टॉक्सिसिटी। आई कहाँ से है, वो फिश टॉक्सिक नहीं थी, आई कहाँ से, उसके खाने से। किसने क्रिएट किया, एल्गी ने। एक्मुलेशन हुआ था टॉक्सिन्स का उस फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, और उस छोटे पौधे को उसने खाया था, तो ये धीरे धीरे क्या है, एक वेब बन गई जो कि ह्यूमन डेथ तक प्रोसीड करती है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें या इंडिया का डेटा उठा के देखें, तो अफेक्टेड है एल्गल ब्लूम से। तो इसमें हम रीजन का अगर पता करें कि क्यों इंक्रीज हो रहा है एचबीएस, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये है, ये एक तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं। इनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा, न्यूट्रिशन जहां से मिल रहा है वहीं पे अपनी प्रोडक्ट को स्प्रेड कर लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट्स की बात करें तो चेंज होता रहता है, जो कि कुछ स्पीसीज को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। या ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन तो मस्ट है। जैसे कोस्टल वाटर, कोस्टल एरिया का जैसे ही विजिट होता है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और ये पोल्यूशन एक तरह का न्यूट्रिएंट है, उसमें फास्फोरस है, उसमें नाइट्रोजन है, या उसके अंदर जो भी कंटेंट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो एक तरह का सबस्ट्रेट बनता है एल्गी के फूड के लिए।
तो जितना ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, हार्मफुल है कोस्टल एरियाज के आसपास, कि ये कोज करेगा एल्गल ब्लूम को। इसके बाद हमारा इकोसिस्टम ऐसा है कि जो कि चेंज होता रहता है, तो जो एक्सोटिक स्पीसीज है उनको मौका मिलता है अडेप्टेशन करने का न्यू एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं एल्गल ब्लूम को। तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सरवाइव करती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, किसकी वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से, क्योंकि हमने इतना पोल्यूशन फैलाया हुआ है जो कि एक तरह के उनके सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, उनको खाना मिल रहा है, तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर। अब इस स्लाइड में हमें यूट्रोफिकेशन का पता चल रहा है कि हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस वेयर द वाटर बॉडीज हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिजल्ट एक्सेस ग्रोथ एंड फॉर्म द एल्गल ब्लूम। तो जहां न्यूट्रिएंट की एक्सेस अमाउंट है, जैसे कि एक हेल्दी सी है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर सी ग्रास है, अगर एनिमल्स की बात करें तो फिशेस हैं। तो धीरे धीरे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर इसमें सी ग्रास, जैसे स्लाइड में दिखाया गया उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सफिशिएंट अमाउंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा था, क्योंकि यूट्रोफिकेशन है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कोई नॉन अवेबिलिटी नहीं है, एक्सेस में है। तो चाहे एल्गी आ जाए, चाहे दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए, चाहे फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाए, उनको प्रॉपर अमाउंट के अंदर फूड मिलना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे उनका डिकेइंग होगा तो एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, एल्गी जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि न्यूट्रिएंट एक्सेस में है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को जितना चाहिए उनको मिल गया, फाइटोप्लैंक्टन्स भी धीरे धीरे क्या होंगे, डिकेड हो जाएंगे, वहां पे सी ग्रास है वो धीरे धीरे डिके हो जाएगी, उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बचा कौन, एल्गी। एल्गी क्या करेगा, अब ब्लूम बनाएगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल गया। तो यूट्रोफिकेशन भी क्या है, एक तरह का कोज करता है एल्गल ब्लूम को। तो ये जो स्लाइड है इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट है न्यूट्रिएंट लोड अप, excessive nutrient from the fertilizer and the flushed from the land into the river or the lake by the rainwater। जितना फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं खेतों में, वो सारा बह के कहाँ रहा है, रेन वाटर से बह के नदियों में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है, तालाबों में जा रहा है। तो वो सारा न्यूट्रिएंट, जैसे हमने फास्फोरस डाला है अपने खेत के अंदर, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन डाला है, मैग्नीशियम डाला है, जिंक डाला है, कॉपर डाला है, तो वो एक्सेसिव जो होगा, जितना प्लांट को चाहिए या जितना अब्जॉर्ब कर पाता है वो ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होगी, ब्लीचिंग होगी, कि जैसे ही रेन आएगी तो उसके पानी के साथ बह के वो आ जाएगा पानी में। सेकंड है प्लांट फ्लोरिस, these pollutant cause the aquatic plant growth of the algae, duckweed and other plant। कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि वाटर में अगर मिलाए जाएं, तो मैंने अभी समझाया पिछली स्लाइड में कि वो एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहे हैं एल्गी के, उनको खाना मिल पा रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। थर्ड है एल्गल ब्लूम, ये तो है ही कि एल्गल ब्लूम अगर हो जाती है, वहां एल्गी अगर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं सरफेस पे, तो वो ब्लूम कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देंगे। ऑक्सीजन, अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्गी तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कर रहा है क्योंकि वो तो CO2 को ऑब्जर्वेशन करता है। लेकिन ये देखिए कि जब उसने उसको ब्लॉक किया है पूरे सरफेस एरिया को, तो कहां से ऑक्सीजन आएगी, ना सनलाइट आएगी, ना प्रॉपर उसके अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी। तो ऑक्सीजन का डिप्लेशन कहीं ना कहीं इन एल्गी के थ्रू होता है जो सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो चुके। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिकम्पोजिशन, फर्दर द डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन। धीरे धीरे प्लांट क्या होंगे, डेड हो जाएंगे जो अंदर है, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो वो धीरे धीरे वहां पे क्या हो जाएंगे, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देंगे, और बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। इसके बाद है डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, कि ऑक्सीजन लेवल जब इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेड हो जाते हैं, सी पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं। डेड का मतलब वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। जबकि अगर हम डेड सी की बात करें तो एल्गी ने उस अपने आप को सरवाइव करवाया है वहां पे। तो ये सब कॉज है कि अगर एल्गी स्प्रेड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, तो क्या क्या हार्मफुल कॉज वो क्रिएट करता है। अब कॉज आते हैं कि क्या कॉज है कि एल्गल ब्लूम क्रिएट होते हैं। तो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे अबंडेंट लाइट मिले तो एल्गल ब्लूम जो है वो क्रिएट होते हैं। हाई टेम्परेचर मिल जाए, हाई पीएच मिल जाए,
स्ट्रेटेंड वाटर मिल जाए, एक्सेस न्यूट्रिशन मिल जाए, तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा। सोर्स ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिशन का मतलब हमारे फर्टिलाइजर जो यूज हो रहे हैं, केमिकल जो यूज हो रहे हैं फैक्ट्रीज में, सीवेज या वेस्ट से जो प्रोडक्ट जा रहे हैं पानी के अंदर घुल के, वो एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह की सोर्स है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन के, कि कैसे न्यूट्रिशन मिल पा रहा है एलगी को। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब कि इंक्रीज कर दें हम वाटर के अंदर टेम्परेचर का, या एयर के अंदर हम टेम्परेचर का, या ड्राउट आ जाए, या फ्लड आ जाए, सेलिनिटी बढ़ जाए, और CO2 की अमाउंट बढ़ जाए, सी लेवल राइज हो जाए, या कोस्टल जो है अप स्वेलिंग हो जाए। अप स्वेलिंग का मतलब ओवर फ्लडेड हो जाए। तो ये सब कॉज है कि एल्गल ब्लूम जो है वो क्रिएट होते हैं। अगर ये एनवायरमेंटल कंडीशन दी जाए, देखो इसमें ड्राउट की भी बात हुई कि अगर ड्राउट हो तो भी एल्गी क्या करेंगे, अपना प्रोजनी इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लड आ जाए तो भी। अब ये दो इमेज दिखाई गई है जिसमें पूरे पूरे वाटर एरिया को कवर किया गया है, एक में ग्रीन एल्गी से जो कि फ्रेश वाटर में, एक रेड टाइड से। तो देखिए पूरा एरिया कवर कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे वाटर कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ क्या है, एक चद्दर फैली हुई है जो बिल्कुल ऐसे लग रही है कि कोई घास उगी। तो ये इमेज में साफ दिख रहा है कि फ्रेश वाटर में या मराइन वाटर में या ब्रैकिश वाटर में अफेक्ट करते हैं एल्गी प्लांट की ग्रोथ को। आई होप स्टूडेंट कि मैं एल्गल ब्लूम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।